गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए जी। दो दो चालू है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग योगेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कंटिन्यूटी इक्वेशन तक, ठीक है, जहां पर हम लोग देखे थे डेल डॉट जी इक्वल टू माइनस डेल रो भी अपॉन डेल टी। मतलब कि आपका डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इक्वल टू डिफरेंशिएटिव ऑफ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, माइनस ऑफ। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग ये इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग चेक किए थे। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम और बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि एक मीडियम से डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक टू अनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो ट्रेवल करता है, तो उसमें क्या चेंजेज होगा, मतलब क्या इक्वल होगा। मतलब कि मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम 1 में मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, मतलब कितना से वो ट्रांसफर होगा, हाउ मच चेंजेज होगा, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट क्या आएगा, वो चीज हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ डाउट है, अगर कुछ पढ़े हो तो मतलब कि कुछ डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अटेंडेंस आप लोग दे दीजिएगा। लास्ट क्लास में हम लोग वही ये मतलब कि कंटिन्यूटी क्वेश्चन देखे थे, और अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो हम बताएंगे, उसके पहले हम लोग उसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए, हम लोग ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि J इक्वल टू करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा E, इक्वेशन फर्स्ट। और गॉस लॉ से हम लोग जानते हैं डेल डॉट E या डेल डॉट E इक्वल टू रो V अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन 2। या इसको कह सकते हैं हम लोग, ये है डेल डॉट D इक्वल टू रो V है, तो D इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, एप्सिलॉन E। तो यहाँ से आप लोग इक्वेशन 2 को मैं लिखा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 एंड 2 से सिग्मा बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो डेल डॉट सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा रो बी T लिख सकते हैं। अब है अब देखिए, अब क्या है डेल डॉट और सिग्मा E क्या है, J है, डेल डॉट J
इक्वल टू डेल डॉट जे इक्वल टू सिग्मा रो भी अपॉन ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब डेल डॉट जी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग देखे थे, डेल डॉट जी कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या देखे थे, माइनस डेल रो बी अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन इक्वल टू सिग्मा रो बी एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको हम लोग रीअरेंज कीजिएगा, सिग्मा रो बी एप्सिलॉन ई प्लस डेल डी वी डेल टी इक्वल टू 0। अब देखिए, और इसको एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को रीअरेंज करना है, तो हम लोग इसको मतलब कि कर सकते हैं डेल रो भी अपॉन रो बी इक्वल टू माइनस सिग्मा ई सॉरी डेल टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में हम लोग रीअरेंज किए हैं, और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देन यू विल गेट ln रो बी इक्वल टू माइनस ln टी प्लस ln रो बी नॉट, मतलब इनिशियल कंडीशन का चार्ज डेंसिटी एलन फॉर्म में है इसलिए। तो इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ln रो बी माइनस ln रो बी नॉट माइनस सिग्मा एफ ई टी ln रो बी अपॉन रो बी नॉट 0 इक्वल टू माइनस सिग्मा ई टी। और अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब कि हम 0 इक्वल टू ई टू माइनस सिग्मा ई टी, यहाँ तक इन्हीं को डॉट है तो बोलिए टी, और रो भी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी जो है हमारा रो भी टी माइनस ई टी। देखिए ये क्या है, जो चार्ज डेंसिटी जो इनिशियल है, ठीक है, ये चार्ज रो भी जरूर क्या है, इनिशियल चार्ज डेंसिटी। इनिशियल चार्ज डेंसिटी है रो वी नॉट, जो है इनिशियल चार्ज डेंसिटी। आफ्टर सम टाइम आप ये क्वेश्चन देखिएगा, ये रो भी चार्ज डेंसिटी आ रहा है, मतलब कि वो वैरी हो रहा है, टाइम के अनुसार वो वैरी हो रहा है। तो आप हम लोग इसको इक्वेशन को रो वी नॉट ई माइनस टी अपॉन टी आर लिखते हैं, वेयर टी आर इज द रिलैक्सेशन टाइम, टी आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। ये जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, टी आर relaxation time, it is time takes a charge place in the interior of a material to drop e to the power minus 1 is equal to 36.8% of its initial value। मतलब कि आपका जो इनिशियल है वहां से जो ड्रॉप कर रहा है चार्ज,
अपने एंट्री, तो उसका 36% जो ड्रॉप करने में जो टाइम लग रहा है, 36.8% ड्रॉप करने में जो टाइम टेकन है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। उसके बीच में आपका जो चार्ज वगैरह है वो रिलैक्स मतलब कि हो जाता है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। अपना अपना ड्रॉप करने में जो टाइम लगता है, यही रिलैक्सेशन टाइम है। ये समटाइम्स आपको मतलब कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाउ मच विल टेक, मतलब कि मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन टाइम निकालना है कि फॉर ए कॉपर मटेरियल और फॉर ये कुछ समथिंग क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि आपके क्वेश्चन है एक फॉर ए गुड कंडक्टर अ लॉग गुड डाइलेक्ट्रिक, फॉर एग्जांपल एक कॉपर है, कॉपर का सिग्मा वैल्यू दिया हुआ है 5.8 into 10 to power 7 पर मीटर और ER दिया हुआ है 1। ठीक है, आपको फाइंड आउट द रिलैक्सेशन टाइम। तो TR इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। तो एप्सिलॉन R तो है 1 है, मटेरियल का दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 10 to power -9 अपॉन 36 पाई इंटू आपका 5.8 इंटू 10 to power 7। इस बेस से आप लोग को टी आर इक्वल टू जो भी है फाइंड आउट होगा, टी आर इक्वल टू 1.53 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड। ये आपका ये कॉपर मटेरियल के लिए रिलैक्सेशन टाइम है। मतलब कि कॉपर में बहुत मतलब जो भी है ये टाइम टेकन लगेगा रिलैक्सेशन के लिए, ड्रॉप होने में जो चार्ज डेंसिटी है उसको रीअरेंजमेंट मतलब एक तरह से रिलैक्स होने के लिए। होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में जो आप चार्ज होता है तो वो एक दूसरे से कोलाइड करके फिर वो मतलब कि डिस्ट्रॉय होता है, ड्रॉप होता है, मतलब कि लॉसेस होता है। जो आप लोग ये सेमीकंडक्टर में भी देखे होंगे कि आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल सब में जो स्टडी किए होंगे कि रिलैक्सेशन टाइम आफ्टर सम रिलैक्सेशन, मतलब कि मूव कर रहा है चार्ज इधर उधर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं या मतलब कि मूव करते करते फिर एक सर्टेन टाइम के बाद अपना वो रिलैक्स हो रहा है, एक सर्टेन पाथ अपना क्रिएट कर रहा है, तो वो रिलैक्सेशन टाइम है कंडक्टर के लिए। लेकिन आप यही चीज देखिए, हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देखते हैं, क्वार्ज और ये सब चीज के लिए देखते हैं। तो आपका देखिए एक मान लीजिए कॉपर के लिए था, कितना सेकंड हुआ। अब आप क्वार्ज के लिए देख लो, क्वार्ज के लिए है 10 to power -7 सिग्मा, और तब टीआर जो निकलेगा, टीआर जो आपका आएगा, और टीआर है 5 दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10 टू पावर -9 अपॉन 36 पाई इंटू 1 अपॉन 10 टू पावर -7। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो वो सॉरी 17 10 टू पावर 17, ये 17 है जी, सॉरी 17 है। तो 17 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 11.2 डेज में आ जाएगा। इस सेकंड जो कन्वर्ट करोगे, तो ये क्या है, लार्ज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हाँ। तो ये क्या मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो चार्ज है उसमें लॉसेस नहीं के बराबर है। मतलब कि आपका जो चार्ज है एज इट इज आपका वहां पर जो इतना है उतना कंसिडर रहेगा। लेकिन ये कॉपर में क्या है कि विद इन सेकेंड, मतलब कि सेकेंड से भी कम टाइम में आपका जो 36% है आपका वो लॉस हो रहा है वो। और लेकिन इसमें चार्ज में देखिए कि बहुत दिन के बाद भी, मतलब क्वार्ज में मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें बहुत दिन के बाद भी लॉस हो रहा है, मतलब 51 डेज ऑलमोस्ट उसके बाद वो लॉस हो रहा है। तो यहाँ तक किन्हीं को डाउट है, कुछ डिस्कस करना है तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। सर सर जो आगे रिलैक्सेशन बढ़े, टाइम का, हाँ बोलिए। सर जो डेफिनेशन ऊपर में लिखे हैं स्क्रॉल कीजिए ना। रिलैक्सेशन टाइम, टाइम टेक्स ए चार्ज प्लेस इसमें इन सर ई इंटीरियर ई ऑफ टू द मटेरियल। पावर -1 है, वो क्या चार्ज है?
हाँ, नहीं जैसे कि यहाँ पर देखो आप ये जो है, ये जो रो भी इक्वल टू रो भी एप्सिलॉन T2 माइनस T अपॉन TR, ठीक है। अब ये देखिए आपका T जो टाइम है, टाइम टेकन कितना होना चाहिए, TR होना चाहिए। टाइम टेकन TR हो जाएगा तो E2 माइनस 1 हो जाएगा। T को हम TR कर रहे हैं, मतलब T जो हमारा ये जो वेरिएबल है, T तो वेरिएबल है ना, ये तो TR तो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो T जो हमारा वेरिएबल है TR तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 और E2 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब कि T जो है हमारा TR ले जा रहा है, टाइम जो हम ले रहे हैं कितना ले रहे हैं, रिलैक्स TR, बाद में हम डिफाइन कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन टाइम है, ये TR ले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा जो इनिशियल कंडीशन था चार्ज डेंसिटी का, उसमें हम E से डिवाइडेड हो रहा है, दैट इज द इक्वल टू 36.8% हमारा जो लॉस हो रहा है जो इनिशियल से। तो उतना जब लॉस हो रहा है, उतना टाइम टेकन में जो टाइम लग रहा है, लॉस होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। यस सर। समझ में आया, मतलब कि जितना इनिशियल था उससे जो ड्रॉप हो रहा है, 36% ड्रॉप हो रहा है, मैं जो टाइम लगा वो रिलैक्सेशन टाइम। हम देखें कि गुड कंडक्टर में रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही स्मॉल है, डाइलेक्ट्रिक में हमारा रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा है। इट मींस डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस है वो लॉसेस नहीं के बराबर होगा, मतलब कि बहुत टाइम लगेगा। और रिमेन्स मतलब कि जो है इंट्रोड्यूस करोगे चार्ज, तो जो है उतना ऑलमोस्ट रहेगा, मतलब कि 1-2 दिन तक आराम से मिल जाए, उतना ही रहेगा, उतना अमाउंट में। लेकिन आप कंडक्टर में कर रहे हैं तो वो लॉसेस होगा। चलिए और कुछ, किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, कोई जवाब नहीं, ठीक है। यस नाउ सर। हम लोग अब डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशन। हम लोग बाउंड्री कंडीशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब कि मे बी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, मे बी डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक टू फ्री स्पेस हो सकता है, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट से पॉसिबिलिटी है वो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चेंजेस और कैसे वेरिएबल वेरिएशन आएगा। तो बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R12 एंड डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R2, ये जाना। सेकेंड जो है कंडक्टर टू डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर मीडियम से टू डाइलेक्ट्रिक जाएगा तो क्या होगा। और थर्ड जो है कंडक्टर टू फ्री स्पेस। देखिए इस सारा में जो है आपका एक्सलेंट से ही पता चल जाएगा कि किसके लिए क्या है और कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये चीज आप लोग को देखना मतलब कि उस आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो मतलब कि हम लोग को समझ में आएगा। लेकिन बाउंड्री कंडीशन के लिए देखिए, मान लीजिए कि कोई एक मीडियम है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नहीं है कि ऐसे जाएगा, ये किसी भी बेस से जा सकता है, ऐसे जाएगा। फिर ये ड्यूटी द मीडियम का जो बाउंड्री है उसके कारण ये चेंज होगा, इस बेस भी आ सकता है, इस बेस भी जा सकता है, जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है उससे वेरिएशन आएगा। तो इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, एक एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा। तो जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों मीडियम में E1, तो आपका मान लीजिए कि E21 प्लस E1, मतलब कि टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट का कंपोजिशन है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, दोनों का कंपोजिशन है। और E2 भी होगा जो आउटसाइड आएगा, वो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट का कंपोजिशन आएगा। तो हम लोग को इंडिविजुअल बेस से टेंजेंशियल और नॉर्मल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और वहां से हम लोग E1 मीडियम से मतलब कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन के लिए ना दो इक्वेशन का हम लोग जरूरत पड़ेगा। दो इक्वेशन कौन कौन सा है, एक
dl is equal to 0, second one is the d dot ds is equal to q enclosed। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक में बाउंड्री कंडीशन। डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, मान लीजिए कि एक मीडियम यहाँ पर है, ये पहले टेंजेंशियल और इसके लिए नॉर्मल के लिए हम लोग अलग अलग से देखेंगे। तो एक मीडियम यहाँ पर है और मीडियम 2 से मीडियम 1 यहाँ पर है और एक मीडियम, इस सेम चीज सेम है और हम टेंजेंशियल नॉर्मल के, तो टेंजेंशियल के लिए एक देखिए दोनों के बीच में हम रिलेशन के लिए एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इसका कोई मीनिंग नहीं है फिर भी तो फाइनली आएगा। और ये दोनों बीच में जो स्पेस है दोनों सेम है, लगभग मिडिल में आपस कट कर रहा है, वहां पर लिए हैं, तो ये जो है ALH है, ठीक है। नॉर्मल के लिए हम लोग स्फेरिकल सिलेंड्रिकल टाइप का कन्वर्ट कर रहे हैं स्पेस को, जो कट कर रहे हैं। ये देखें, ये जो मान लीजिए कि सरफेस जो है, जो आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाइएगा, तो ये हमेशा नहीं है कि ये मतलब प्लेन सरफेस मिलेगा, ये कर्व टाइप का रहेगा, कुछ किसी भी शेप का टाइप का रहेगा, तो उसको हम लोग टेंजेंशियल क्या होगा, इसके जो ये जो आपका है, ये जो लाइन, ये इससे सटता हुआ मतलब टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट मतलब इससे सटता हुआ, हम लोग का जो कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे कि किसी पॉइंट को कर्व को किस करते हुए निकलता है, मतलब कि एकदम टच करते हुए, मतलब हल्का सा, तो वो चीज टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्क्वायर बनाया है। और ये चीज हम लोग कंसीडर किए हैं कि ये जरूरी नहीं है कि स्मॉल एरिया लिए है ना, तो मान लीजिए कि ये कर्व कितना रहेगा, और अगर स्मॉल एरिया लेते हो, तो स्मॉल एरिया लेते हो तो क्या होगा कि इसका जो बेंट है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक बॉल से दूसरे बॉल में, तो लगभग दोनों सेम रहेगा। अब नॉर्मल के लिए हम लोग बॉल नहीं ले सकते, नॉर्मल के लिए जो हमारा जो सरफेस है उसको एक आप इस तरह से सिलेंड्रिकल टाइप का कट करेंगे, तब ये नॉर्मल आपको इजीली से फाइंड आउट होगा। मतलब कि कोई भी अगर प्लेन रहता, ये इस टाइप का प्लेन रहता और उसमें हम लोग नॉर्मल के लिए क्या होगा, नॉर्मल इसी से परपेंडिकुलर रहेगा, तो हम एक स्फेरिकल टाइप का कट किए हैं, तो ये नॉर्मल के लिए हम लोग का यहाँ पर कट हुआ है। और यही चीज आपका ऊपर नीचे हम लोग दिखा देते हैं, मतलब कि एक ये तो पूरा बाउंड्री पर है, ये जो कटिंग है ब्लू रेड लाइन से वो बाउंड्री पे है। अब हम ब्लैक से दिखा रहे हैं आपका नीचे साइड, मतलब मीडियम 2 में, और ये मीडियम 1 में, और ये हम स्मॉल सरफेस एरिया लिए हैं DS, मतलब कि अगर स्मॉल ले रहे हो तो ये इनफॉर्म ही रहेगा, और अगर आप बिग लेते तो मतलब कि वेरिएशन आ सकता था, और ये लेंथ ऐसे ही। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है समझने में तो बोलिए, हम जो कहना चाह रहे थे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसमें किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े, देखिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमको दो इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा बाउंड्री कंडीशन के लिए, E डॉट DL इक्वल टू 0 और E डॉट DS इक्वल टू इंक्लूड क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आपका है ना, इससे फाइंड आउट होगा फर्स्ट वाले से, और नॉर्मल कंपोनेंट सेकंड वाले से। कैसे वो देखिए, हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर ही हम लोग टेंजेंशियल वाला फिगर लिए हैं वहां पे। तो आप जब देखोगे तो मीडियम वन में क्या होगा, E1T होगा, और मीडियम 2 में E2T टेंजेंशियल कंपोनेंट, और नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा आपका E1N, और मीडियम 2 में E2N होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए,
बॉक्स ये 0 इक्वल टू ई, अब जो है लाइन, ये वाला लाइन मैं रेड पॉइंट लेता हूं, ये क्या होगा, ये जो सरफेस के टेंजेंशियल आएगा, तो ये जो टेंजेंशियल आप लगाओगे तो E1T और लेंथ क्या है डेल W माइनस, अब जो है आप देखोगे ये जो है इसके नॉर्मल में ये जा रहा है, तो नॉर्मल में जो जा रहा है तो हाफ डिस्टेंस तक वन मीडियम में है, हाफ डिस्टेंस तक अनदर मीडियम है, तो E1 एंड डेल H अपॉन 2 मतलब हाफ डिस्टेंस माइनस E2 एंड डेल H बाय 2 माइनस आपका फिर अपर सरफेस में आपका जो इसका डायरेक्शन उल्टा ले लेंगे, इस तरह रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो अब अपर सरफेस टेंजेंशियल माइनस, क्योंकि लेंथ का डायरेक्शन आप पर इस तरह ले रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव लेंगे तो फिर एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब कि एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फिर माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, तो ऊपर वाला माने नेगेटिव लिए, तो नीचे हम पॉजिटिव कंसीडर कर लिए हैं लेंथ का, तो ऊपर नेगेटिव, तो E2T डेल डॉट बी, और ये परपेंडिकुलर वाले को हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर लिए थे, तो इसको डाउनवर्ड पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट E2n डेल H अपॉन 2 प्लस E1 n डेल H अपॉन 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, तो हम इस बॉक्स तो लिए हैं, ये जो बॉक्स लिए हैं जहां पे हम लोग हाइट भी कंसीडर किए हैं, लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा, मतलब कि हम लोग टेंजेंशियल कंसीडर करना है, देखना है, तो टेंजेंट तो रहेगा, लेकिन हम ये जो मान लीजिए कि सरफेस था, यहाँ पर हम लोग बॉक्स लिए हैं, सॉरी, यहाँ पर हम बॉक्स लिए हैं और इसका हम लोग कंसिडर किए हैं कि कुछ हाइट है, लेकिन वो टेंजेंशियल के लिए जो आपको जो सरफेस है दोनों को टच करेगा, वहां पर तो हाइट नहीं रहेगा ना, वो डेल एच टेंस टू जीरो रहेगा ना, तो वो डेल एच टेंस टू जीरो रहेगा, तो आप ये बाउंड्री बनाने के लिए, मतलब कि बाउंड्री कंडीशन, ये सॉरी, ये आपका इक्वेशन है लूप कंप्लीट करने के लिए हम लोग डेल एच जीरो लिए हैं, पर डेल एच कंसिडर किए हैं, लेकिन वो क्या है, डेल एच क्या है आपका, वो जीरो है, क्योंकि आप देखोगे एक सरफेस और दूसरे सरफेस वैसा थोड़ा कि बहुत ज्यादा थिक होगा, थिक होगा तो बहुत ज्यादा थिक होगा, तो वो एक अलग मीडियम आ जाएगा, मान लीजिए कि आप एक बुक रखते हैं और एक नीचे अलग कोई मीडियम है, वाटर है, और वाटर है, वाटर के ऊपर सरफेस है, बुक है, और बुक के ऊपर आपका कोई फ्री स्पेस है मान लीजिए, या कुछ और एक मटेरियल है, तो आपका एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाने में आप देखिएगा बुक का एक मटेरियल आ रहा है, लेकिन आपको जब देखिएगा कि वाटर से बुक जब जाइएगा, तो वाटर एक मीडियम हुआ, बुक का जो है वो अलग मीडियम हो गया, तो उसके बीच में जो लाइन आ रहा है, वो टेंजेंट टाइप का जो लाइन आ रहा है, वो लाइन वो क्या है, वो उसमें डेलएच क्या होगा, थिकनेस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कुछ भी डेलएच ले रहे हो तो अदर मीडियम में जा रहा है, और डेलएच नीचे भी आ रहे हो तो अदर मीडियम में आ रहा है, तो हम वो अदर मीडियम तो कंसिडर कर ही चुके हैं, तो हमको डेलएच टेंस टू यहाँ पर क्या लेना होगा, डेलएच टेंस टू जीरो, जब डेल एच टेंस टू जीरो पुट करोगे आप इस इक्वेशन में, तो आपका आ जाएगा जीरो इक्वल टू E1T डेल V माइनस E2T डेल V, मतलब कि E1T टेंजेंशियल और E2T इक्वल होगा, मतलब कि आपका फर्स्ट मीडियम में और सेकेंड मीडियम में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब ये हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग डी इक्वल टू जानते हैं एप्सिलॉन टी, तो टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वन E1 टी, और D2 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन टू E2 टी, तो आप देखिए, आप E1 टी इक्वल टू D1 टी अपॉन एप्सिलॉन वन, और E2 टी इक्वल टू D2 टी एप्सिलॉन टू,
तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो वेरी करेगा, वो इस रिस्पेक्ट से वेरी करेगा। E1T इक्वल टू T2T अपॉन एप्सिलॉन 2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में वेरी आएगा। ये दो इक्वेशन आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए सेकेंड जो इक्वेशन है हम लगाते हैं नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। तो सेकेंड जो है हमारा, मान लीजिए कि बाउंड्री में ये जो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर डेल डॉट डी डॉट डी एस। तो डी डॉट डी एस जो हम लगाएंगे तो हम लोग चार्ज जो हमारा जो मतलब कि एरिया है, स्मॉल एरिया है, तो डेल क्यू इक्वल टू डेल क्यू जो चार्ज जो एरिया का रहेगा, डेल एस इंटू डेल एस हो सकता है, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन D1 एन एस माइनस D2 एन एस। दोनों का परपेंडिकुलर, दोनों सरफेस के लिए परपेंडिकुलर, एक का ऊपर रहेगा तो एक का नीचे रहेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो D1 माइनस D2 एन एस। तो आपका यहाँ से D1 एन माइनस D2 एन इक्वल टू रो एस। रो एस क्या है, बाउंड्री पर रो एस जो है ये आपका वेयर फ्री चार्ज डेंसिटी है प्लस एट द बाउंड्री, मतलब कि ये जो है फ्री चार्ज डेंसिटी एट द बाउंड्री। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा ही, ये बाउंड्री पर ये चार्ज नहीं भी रहे तो जीरो भी हो सकता है। तो जब जीरो होगा, रो एस इक्वल टू जीरो होगा, मैंने विदाउट चार्ज, चार्ज एट बाउंड्री, तो रो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका D1n इक्वल टू D2n होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है नॉर्मल कंपोनेंट दोनों इक्वल होगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं E1 एप्सिलॉन 1 इक्वल टू E2n एप्सिलॉन 2। तो ये एक रिलेशन आएगा E1n एप्सिलॉन 1 और E2n एप्सिलॉन 2। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में दिक्कत नहीं होगा, दोनों बड़ा इक्वल होगा नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ये दोनों डायलेक्ट्रिक मीडियम था तब जहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन का जरूरत पड़ा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का। समटाइम्स आपका जैसे कि डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा तब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक प्रॉब्लम लेता हूँ उससे आप लोग का ज्यादा क्लियर होगा जी, है ना। टू एक्सपेंसिव होमोजेनियस आइसो। देखिए टाइम खत्म होगा तो फिर आना है, ज्वाइन करना है 10 मिनट के लिए, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर कंसेप्ट इज। हेलो, सभी लोग हैं ना। यस सर। यस सर। हेलो, सर हाँ हाँ अभी नहीं खत्म हुआ ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टू एक्सटेंसिव होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक meet on plane
जेड इक्वल टू 0, मतलब कि जहां पर प्लेन है वहां जेड इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स वाई प्लेन है आपका। फॉर जेड ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन 1 आर इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू जेड लेस देन 0 एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू 5ax minus 2ay plus 3az kilovolt per meter exists for z greater than equal to 0. Find a E2 for z less than equal to 0, है ना। ये एक चीज अभी हम जितना पढ़ा है उसमें से E2 खाली फाइंड आउट हो पाएगा। तो देखिए आपका जो है, मान लीजिए कि z इक्वल टू 0 यहाँ पर एक लाइन है, z इक्वल टू 0 यहाँ पर है, ऊपर एक्स वाई प्लेन है, नीचे भी एक्स वाई प्लेन है, तो z इक्वल टू 0 है, और E1 जो है एप्सिलॉन R1 दिया हुआ है, एप्सिलॉन R2 दिया हुआ है। यहाँ पर E1 जो दिया हुआ है 5ax माइनस 2ay प्लस 3az दिया हुआ है, ठीक है। और हमको E2 फाइंड आउट करना है, उसके रिस्पेक्ट में E2 फाइंड आउट करना है कि E2 क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ पर E1 में टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है और नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है, बताइए। पहले तो प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है, आप जो दोनों को बाउंड्री जो कर रहा है एक्स वाई प्लेन है, तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा ये बताइए पहले। बताइए जी आप लोग, थोड़ा सा भी तो। एक्स वाई है, एक्स वाई का नॉर्मल क्या होगा। हम पहले भी बोले हैं कि E1 जो है या E2 है, दो चीज से बनेगा, E1t प्लस E1 नॉर्मल, और E2 भी बनेगा E2t प्लस E2 नॉर्मल। तो यहाँ पर जो E1 दिया हुआ है, तो E1 में दो चीज होगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या है पहले ये बताइए, क्या है नॉर्मल कंपोनेंट। आनंद, आकाश, अफसा, यस सर। यस सर। बताइए नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा बाबू। देखो सर एक्स वाई का नॉर्मल क्या होगा, जेड होगा। एक्स वाई का नॉर्मल क्या होगा, जेड प्लेन होगा ना, यस सर। ठीक है। तो हम मान लीजिए कि हमको नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है U1 है ना, तो हम नॉर्मल से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट निकल जाएगा। तो जो भी चीज दिया हुआ है वहां पर आप 5ax माइनस 2ay प्लस 3az, उससे आप जेड az ले लो, तो ये क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ये सारा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। आपका नॉर्मल कंपोनेंट जो है E1n इक्वल टू 3 है ना। और इसको वेक्टर के फॉर्म में जब लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, E1n इक्वल टू 3az होगा, क्योंकि z डायरेक्शन में एक्स वाई का नॉर्मल होगा। अब जो है टोटल में अगर नॉर्मल रिड्यूस कर दोगे तो आपका टेंजेंशियल निकल जाएगा। ऐसे भी एक्स वाई प्लेन आपका थी है प्लेन है, तो टेंजेंशियल क्या होगा, जो टच करेगा वो एक्स वाई प्लेन वाला कंपोनेंट टच करेगा और परपेंडिकुलर जेड आएगा। तो E1t आपका आ जाएगा 5ax माइनस 2ay आ गया, E1 E2 निकल गया। आप जो देखे होंगे E1t इक्वल टू E2t होता है टेंजेंशियल, दोनों टेंजेंशियल सेम होता है, तो 5ax माइनस 2ay हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल में प्रॉब्लम है, नॉर्मल में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग का जानते हैं एप्सिलॉन 1 इक्वल एप्सिलॉन 1 E1 इक्वल टू सॉरी नॉर्मल, और एप्सिलॉन 2 E2 नॉर्मल। ये देखिए यहाँ पर आप लोग डिजाइन किए हैं, फाइंड आउट किए हैं नॉर्मल, तो यहाँ तो होगा। तो एप्सिलॉन 1 क्या है, एप्सिलॉन 1 में आपका जो है z इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन r फर्स्ट कंपोनेंट के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम 4 है, 4 E1